हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं 7 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 8th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 8वां लेक्चर वीडियो है एंड हम लोग पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, वो पेपर 2 हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले जो 21 क्वेश्चन है वो हम पिछले लेक्चर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, आपको 2 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आपको मैच कराना है। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, किस सब्जेक्ट से है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इनकम टैक्स। ये जो क्वेश्चन है ये इनकम टैक्स से है, आपको मैच कराना है। ठीक, और एक बात और बताऊंगी कि इनकम टैक्स के जिस पार्ट से ये क्वेश्चन है ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूं अपने चैनल पे। इनकम टैक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको और डिटेल में पढ़ना है देन यू कैन रेफर दोज वीडियोस। ठीक, अच्छा, इनकम टैक्स में जो सेक्शंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, इनकम मतलब 2021 में नेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूरा सेक्शन पे ही आ गया। अगर आपको सेक्शन पता है कि पर्टिकुलर सेक्शन में क्या बात कही गई है, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन किस चीज से रिलेटेड है, अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो अब से इनकम टैक्स पढ़िएगा तो सेक्शंस का भी प्रॉपर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं ये क्वेश्चन आपको बताती हूँ। देखिए, इनकम टैक्स में सेक्शन 10, जब मैं इनकम टैक्स पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि इनकम टैक्स में जो सेक्शन 10 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 बेसिकली किस चीज से डील करता है, सेक्शन 10 डील करता है एग्जेम्प्टेड इनकम से। एग्जेम्प्टेड इनकम, इनकम टैक्स में जो सेक्शन 10 है दैट डील्स विद एग्जेम्प्टेड इनकम। ठीक है, यानी वो इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, यानी वो इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती है जब टैक्स लायबिलिटी वगैरह कैलकुलेट की जाती है किसी एसएससी की। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड इनकम। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाइड है। ठीक, वो मैंने वीडियो में आपने पढ़ाया हुआ है, इसमें कंडीशन अप्लाइड है। अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल होती है तो उस केस में एग्जेम्प्टेड होती है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये सेक्शन 10 से ही पूरा रिलेटेड है। देखिए, इसमें जितने भी सेक्शन है वो सेक्शन 10 के कुछ सब सेक्शन दिए हैं, यानी सेक्शन 10 यानी एग्जेम्प्टेड इनकम से रिलेटेड ये सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 किससे डील करता है, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 बेसिकली डील करता है एग्रीकल्चर इनकम से। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 बेसिकली किससे डील करता है, एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्स पेयर अर्न करता है इंडिया में। ठीक है, तो यानी ये जो ए है ये किससे मैच होगा, सेकंड से। फिर आपको ये भी बता चुकी हूं कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(10)(c) ये किससे डील करता है, ये डील करता है कंपनसेशन जो रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। जब कोई एसएससी वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले, कोई पर्सन मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले या टर्मिनेशन ऑफ इट सर्विस हो, तो उस केस में जो कंपनसेशन रिसीव होता है उससे रिलेटेड है सेक्शन 10(10)(c). तो बताइए किससे मैच होगा, बी मैच होगा 1 से। ठीक, अमाउंट रिसीव ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। अगला सेक्शन 10 का 13(a) सब सेक्शन 13(a) ये बेसिकली किससे डील करता है, ये डील करता है एग्जेम्पशन जो मिलता है अंडर HRA, हाउस रेंट अलाउंस के अंदर जो एग्जेम्पशन मिलता है। तो यानी सी किससे मैच होगा, 4 से। ठीक, अब आखिरी क्या बच गया, सेक्शन 10 का सब सेक्शन 10(a)(a) ये बेसिकली किससे डील करता है, जो लीव इनकैशमेंट। ठीक है, लीव इनकैशमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो लीव इनकैशमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट के टाइम, तो उससे डील करता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(a)(a). ठीक, तो मैंने सारे मैच करा दिए हैं, तो आप बता सकते हैं कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है ना करेक्ट आंसर। ए किससे मैच हो रहा है, सेकंड से, बी किससे हो रहा है 1 से, सी किससे हो रहा है, सी हो रहा है 4 से, डी हो रहा है 3rd से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको सेक्शंस पता है। तो थोड़ा सा सेक्शन भी, अब इनकम टैक्स पढ़िएगा तो सेक्शन का भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है टॉपिक जीएसटी से, इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ा था ना, जीएसटी उससे है ये अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टैक्स हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। आपको बताना है इन चारों स्टेट टैक्स में से कौन सा टैक्स है जो जीएसटी से रिप्लेस नहीं किया गया।
ठीक। ऑप्शन क्या है? लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम एंड टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा टैक्स है जो रिप्लेस नहीं किया गया जीएसटी से। ठीक, तो हम जानते हैं जीएसटी क्या होता है। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे नेशन, पूरे इंडिया पे मतलब लगाया गया है। ठीक है, ताकि एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट क्रिएट किया जा सके। ठीक है, ये एक सिंगल टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे एक सिंगल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी। और अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे बहुत सारे टैक्सेस जो थे उन सबको सबस्यूम्ड कहा जाता है। सबस्यूम्ड, SUMED, सबस्यूम्ड। सबस्यूम्ड मतलब इकट्ठा कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया, या कह लीजिए एब्जॉर्ब कर दिया गया। बहुत सारे स्टेट लेवल के टैक्स थे, उन सबको क्या कर दिया गया? सबस्यूम्ड, यानी इंक्लूड कर दिया, इकट्ठा कर दिया गया। किसमें? जीएसटी में। लेकिन एक टैक्स है जिसे नहीं इंक्लूड किया गया, इसमें उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ किन किन टैक्सेस को इकट्ठा कर दिया गया, एब्जॉर्ब कर दिया गया जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो इसमें आता है आपका एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, और ये जो टैक्सेस लॉटरी पे, बेटिंग पे, गैम्बलिंग पे जो टैक्स है, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। एंड जो स्टेट लेवल पे जो सेल्स टैक्स था, ठीक है, उसको भी सबस्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस को किसमें? जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, सबस्यूट कर दिया गया। बट एक टैक्स है जिसे नहीं किया गया, कौन सा? स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। कस्टम की स्पेशल एडिशनल जो टैक्स है उसे नहीं इंक्लूड किया गया। लग्जरी टैक्स जीएसटी में गया, परचेज जीएसटी में गया, गैम्बलिंग बेटिंग पे जो टैक्स है वो भी जीएसटी में गया। जो ऑप्शन सी है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा गया स्टेट लेवल का कौन सा टैक्स है जिसे नहीं रिप्लेस किया गया, तो ऑप्शन सी, ये जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है कस्टम की, इसे नहीं रिप्लेस किया गया जीएसटी से। बाकी ये जो सब टैक्स है इन सबको मतलब रिप्लेस कर दिया गया जीएसटी से, इन सबको एब्जॉर्ब कर लिया गया जीएसटी में। ठीक, तो यानी आंसर पता चल गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, दिस इज अबाउट स्टैच्यूटरी मीटिंग। अगला क्वेश्चन स्टैच्यूटरी मीटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरेंज इन द सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है स्टेप्स इन द प्रोसीजर फॉर कॉलिंग अ स्टैच्यूटरी मीटिंग ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की जो स्टैच्यूटरी मीटिंग होती है, ठीक है, स्टैच्यूटरी मीटिंग क्या होती है? स्टैच्यूटरी मीटिंग मतलब जो मीटिंग होती है शेयर होल्डर की, ठीक है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी की जो उसके शेयर होल्डर्स के साथ जो मीटिंग होती है ना, दैट इज कॉल्ड स्टैच्यूटरी मीटिंग। ठीक, फिर से बता रही हूँ, स्टैच्यूटरी मीटिंग क्या है? कंपनी की उसके शेयर होल्डर के साथ जो मीटिंग होती है ना, दैट इज स्टैच्यूटरी मीटिंग। एंड दिस इज हेल्ड इन कंप्लायंस विद कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में जो तरीका बताया गया है, जो कंप्लायंसेस बताए गए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये मीटिंग होती है, स्टैच्यूटरी मीटिंग। तो इसका एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है, तो वही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ठीक, तो एक बार वीडियो को पॉज करके, ये 5 स्टेप दिए गए हैं, तो आपको इनका सीक्वेंस बताना है कि पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो ये 5 स्टेप आपको बताए गए हैं, तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस बताना है, ADEBC, CADEB ऐसे करके सीक्वेंस है, तो आपको ये पूछा जा रहा है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये जो 5 स्टेप्स है ना, उनको एक बार रीड कर लीजिए। बाकी फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि बेसिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कैसे फिर सीक्वेंस अरेंज होगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो किया जाता है, तो सबसे पहला जो होता है ना, दैट इज नोटिस। सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, कितने दिन का? 21 दिन का। नोटिस ऑफ मीटिंग, सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज नोटिस ऑफ मीटिंग। तो जर्नल मीटिंग के लिए, यही जो स्टैच्यूटरी मीटिंग है, इसके लिए एटलीस्ट कम से कम 21 दिन की नोटिस दी जाती है। किसको? मेंबर्स को, जो शेयर होल्डर है उन्हें 21 दिन की नोटिस दी जाती है। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेटमेंट। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेटमेंट टू बी अटैच टू द नोटिस। वो जो नोटिस जाती है उसके साथ एक स्टेटमेंट भी अटैच होता है, जिसमें उस मीटिंग का जो आउटलाइन वगैरह है, ठीक है, उसके बारे में भी उसमें लिखा रहता है कि मीटिंग में क्या होगा, वो सब, ठीक है, उसके बारे में होता है। तो एक स्टेटमेंट भी जाता है। तीसरा जो स्टेप है दैट इज कोरम ऑफ मीटिंग। दैट इज
कोरम ऑफ मीटिंग। तीसरा स्टेप है कोरम ऑफ मीटिंग। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने प्रेजेंट होने चाहिए फॉर दिस मीटिंग बाय रूल, यानी लॉ के अकॉर्डिंग इस मीटिंग में कम से कम कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोरम ऑफ मीटिंग। ठीक, फिर उसके बाद रिपोर्ट बनती है। ठीक है, मीटिंग हो गई, उसके बाद क्या होगी, रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट बनेगी ऑन एनुअल जनरल मीटिंग, रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, तो हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी को प्रिस्क्राइब मैनर में ये एनुअल जनरल मीटिंग की जो रिपोर्ट है वो बनानी होती है, और ये जो रिपोर्ट है इसको फाइल करना होता है विद द रजिस्ट्रार। ठीक, तो ये हो गया चौथा स्टेप। एंड पांचवा क्या है, जो भी लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में, वो प्रिपेयर की जाती है। लिस्ट ऑफ मेंबर, जो भी लिस्ट ऑफ मेंबर है जो इस मीटिंग में प्रेजेंट थे, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। ठीक, तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो फॉलो किया जाता है एज पर लॉ व्हेन द कंपनी होल्ड्स अ स्टैच्यूटरी मीटिंग, जब भी कोई कंपनी स्टैच्यूटरी मीटिंग होल्ड करती है तो। ठीक, तो अब हम जरा इन पांचों ऑप्शन को पढ़ते हैं, देखते हैं सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले तो देखिए बताया था ना 21 डे नोटिस, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये सबसे पहला स्टेप है 21 डे नोटिस। सबसे पहले 21 दिन की नोटिस दी जाती है, मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाता है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कंटेंट ऑफ द स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। ये जो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट है, ठीक है, उसका कंटेंट। अच्छा, इसमें कुछ स्टेप स्किप कर दिए, पर आपको इन पांचों स्टेप में बताना है कि कौन सा होगा। तो अगला जो है दैट इज कंटेंट ऑफ स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। जो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है उसका कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा मैं एक स्टेप भूल गई थी कि ये जो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है इसको सर्टिफिकेशन कराया जाता है, किससे, डायरेक्टर से। ठीक है, ये देखिए सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैच्यूटरी रिपोर्ट बाय नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर, यानी 2 से कम नहीं होने चाहिए डायरेक्टर, इनसे सर्टिफाई कराया जाता है। वन ऑफ होम मस्ट बी मैनेजिंग डायरेक्टर, उसमें से एक जो है मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। ये स्टेप मैं भूल गई थी, तो ये भी होता है। रजिस्ट्रार, वो जो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट बनती है वो रजिस्ट्रार से फाइल कराने से पहले जो कंपनी का जो डायरेक्टर है ऑब्वियसली उससे पहले फाइल कराई जाएगा, फिर रजिस्ट्रार से। तो ये होता है तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप है कि फिर उसके बाद रजिस्ट्रार से कराते हैं, तो वही है, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द स्टैच्यूटरी रिपोर्ट मस्ट बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार। फिर वो जो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी डिलीवर की जाती है रजिस्ट्रार को। ये हो गया चौथा स्टेप। और लास्ट में क्या है, जितने मेंबर ने प्रेजेंट थे मीटिंग में उन सबकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। तो ये हो गया पांचवा स्टेप। ठीक, समझ आ गया, इसमें कुछ स्टेप मतलब इन्होंने स्किप कर दिए। ठीक है, बट ये सिंपल से 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले 21 दिन की नोटिस। दूसरा स्टेप मैंने कहा लिखा है, हाँ, उसके बाद मीटिंग वगैरह होगी। ठीक है, कम से कम इतने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, और ये जो नोटिस है उसके साथ एक स्टेटमेंट भी जाता है, और फिर उसके बाद जो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट एज पर फॉर्मेट बनाई जाती है। फिर उसके बाद वो सर्टिफाई की जाती है डायरेक्टर से, फिर उसके बाद उसे रजिस्ट्रार को डिलीवर किया जाता है, और उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जो भी मीटिंग में प्रेजेंट थे। ठीक है, लिस्ट मेंटेन की जाती है। लिस्ट ऑफ मेंबर मस्ट बी प्रोड्यूस एट द कमेंसमेंट। ठीक, तो ये 5 सिंपल से स्टेप होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले सी है, फिर ए है, देन डी है, देन ई है, फिर उसके बाद लास्ट में बी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे सीक्वेंस ऑफ स्टेप, और इसी के साथ आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं। बट मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियो लेक्चर लाती रहूँ। ठीक है, तो प्लीज इसके लिए मुझे मोटिवेट करते रहा करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स लाती रहूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।